यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। धीराक्ष और कायांश जा चुके थे। चूंकि उनकी आत्मा का एक अंश आरव के कब्जे में था, इसलिए आरव को उनके भाग जाने या किसी और दुर्भावना को जगाने की चिंता बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि भले ही वे एक दूसरे से बहुत दूर क्यों न हो, उसे बस अपने दिल में एक आदेश जारी करना था और उनके लिए जीना मौत से भी बदतर हो जाएगा। इसलिए वह पूरी तरह से निश्चिंत था कि वे कोई चाल नहीं चलेंगे या वापस आने से मना नहीं करेंगे। वज्रगरुड़ पर आरव के विचार बह रहे थे, क्योंकि वह अपनी निगाह में लगातार सिकुड़ रहे घने जंगल और पहाड़ों को देख रहा था। चूंकि उसने खूनी पेशेवरों के आश्चर्यजनक हमलों से निपट लिया था, इसलिए अब उसे पैदल प्राचीन युद्ध क्षेत्र की ओर जाने की जरूरत नहीं थी। यहाँ तक कि आरव को भी प्राचीन युद्ध क्षेत्र के प्रति हल्की उत्सुकता महसूस हुई। आखिरकार पूरे महाद्वीप के सभी असाधारण प्रतिभाएं वहां जमा होने वाली थीं। चाहे वह गुणवत्ता हो या मात्रा, यहाँ की असाधारण प्रतिभाएं उन प्रतिभाओं के समान नहीं थीं जो आरोहण रैंकिंग्स में भाग लेते थे। आरव अन्य क्षेत्रों के असाधारण प्रतिभाओं को देखना चाहता था, और वह देखना चाहता था कि उसके और उनके बीच वास्तव में कितना बड़ा अंतर था। बेशक वह उस कारण को नहीं भूला था जिसके लिए वह प्राचीन युद्ध क्षेत्र आया था। अपनी शक्ति में सुधार करना उसका मुख्य उद्देश्य था। पुष्प महल के साथ कुछ टकरावों के बाद आरव एक सिद्धांत को गहराई से समझ चुका था, और वह यह था कि उसकी शक्ति वास्तव में बहुत कमजोर थी। पुष्प महल के खिलाफ जाने की तो बात ही छोड़िए, अगर तंत्र संघ और महाचिन साम्राज्य के संस्थापक सम्राट नहीं होते तो शायद वह बहुत पहले ही मर चुका होता। अतीत में उसके पास तंत्र संघ और संस्थापक सम्राट का संरक्षण था, लेकिन भविष्य के बारे में क्या? क्या वह भविष्य में भी दूसरों पर अपनी आशाएं रखना जारी रख सकता है? उत्तर था नहीं। इसलिए अगर वह अपनी मां को बचाना चाहता था तो उसे खुद पर भरोसा करना होगा। हालांकि जब भी वह पुष्प महल जैसे विशालकाय के बारे में सोचता था तो उसे गहरी शक्तिहीनता का एहसास होता था। उसकी क्षमता कितनी भी असाधारण क्यों न हो या उसकी प्राकृतिक प्रतिभा कितनी भी असाधारण क्यों न हो, वह अभी पुष्प महल की नजरों में महज एक चींटी था। वह केवल रणनीति और बुद्धिमत्ता का उपयोग करके ही अपनी मां को बचा सकता था, बल का नहीं। यह एक तथ्य था जिसे आरव ने अभी अभी समझा था। पुष्प महल जैसे विशालकाय के भी दुश्मन थे, जैसे महाचिन साम्राज्य और विभिन्न अन्य दुश्मन जिनके बारे में वह अनजान था। मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। अगर वह पुष्प महल से निपटना चाहता था तो एकमात्र तरीका इन शक्तियों को इकट्ठा करना था जो पुष्प महल के प्रति शत्रुतापूर्ण थीं। बेशक उसे अपनी शक्ति भी रखनी होगी। तो यही वह कारण था कि उसने नरक अग्नि को उजागर करने और धीराक्ष और कायांश दोनों के भीतर विष को दूर करने में मदद करने का फैसला किया। अगर वे उसके पास और भी अधिक खूनी पेशेवरों को ला पाए तो उसके पास मौजूद राजास्तर डार्क बिस्टो के साथ मिलकर भविष्य में पुष्प महल के खिलाफ जाने की उसकी क्षमता में उसे थोड़ी अधिक आत्मविश्वास होगा। अगर वह और भी अधिक डार्क बिस्टो को वश में करना चाहता था तो एकमात्र तरीका अपनी साधना में सुधार करना और सूक्ष्म भंवर को तेजी से बड़ा होने देना था। इसलिए अगले कुछ समय के दौरान आरव ने पागलपन की तरह साधना करना शुरू कर दिया। उसके पास ऊर्जा पत्थरों की कोई कमी नहीं थी और उसके पास कुछ शीर्ष श्रेणी के ऊर्जा पत्थर भी थे, इसलिए वह बिना किसी चिंता के साधना कर सकता था। लगभग 10,000 ऊर्जा पत्थरों का उपभोग करने के बाद आरव ने आखिरकार उन्नति की थी और वह लगातार 2 रैंकों की उन्नति करके पहले दिव्य स्तर के 9वें रैंक के शिखर पर पहुंच गया था। अब राजा स्तर में प्रवेश करने के लिए उसमें केवल एक महत्वपूर्ण कारक की कमी थी। दूसरी ओर यदि उसमें इस महत्वपूर्ण कारक की कमी होती
तो शायद उसके लिए 10,000 ऊर्जा पत्थरों का उपभोग करने के बाद भी उन्नति करना असंभव होगा। इसलिए आरव को राजा स्तर में उन्नति करने के अपने इरादों को अस्थायी रूप से अलग रखना पड़ा। आरव ने वज्रगरुड़ पर अपनी आंखें खोलीं और फिर उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और दूरी में नीले आकाश और सफेद बादलों की ओर देखा। उसके बाद उसने एक गहरी सांस ली, जबकि उसकी आंखों में अविश्वसनीय आश्चर्य दिखाई दिया। जब से उसने ऊर्जा पत्थरों के भीतर की ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू किया था, तब से केवल लगभग 10 दिन ही बीते थे, और यह ठीक यही कम समय था जिसने उसे पहले दिव्य स्तर के 7वें रैंक से पहले दिव्य स्तर के 9वें रैंक के शिखर तक उन्नति करने की अनुमति दी थी। उसने केवल 10 दिनों के समय में सीधे 2 रैंकों की उन्नति की थी। क्या ऐसी गति थोड़ी बहुत तेज नहीं है? आरव स्वाभाविक रूप से स्पष्ट रूप से जानता था कि उसकी उन्नति की गति निश्चित रूप से सूक्ष्म भंवर से संबंधित थी, और ठीक इसी कारण से आरव गहराई से स्तब्ध था। सूक्ष्म भंवर का पृष्ठभूमि वास्तव में क्या है? यह वास्तव में कहां से आया? जब से मैंने सूक्ष्म भंवर को देखा है, यह सर्वशक्तिमान लगता है, और ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह निपट न सके। यहाँ तक कि नरक अग्नि भी सूक्ष्म भंवर का विरोध नहीं कर पाई थी। इसके अलावा बुजुर्ग मुनिश जिनके पास अथाह शक्ति है, और मदांध साधु और संस्थापक सम्राट जैसे अन्य शिखर हस्तियां वास्तव में मेरे भीतर रहने वाले सूक्ष्म भंवर को पहचानने में असमर्थ थे। सूक्ष्म भंवर वास्तव में क्या है? यह इतनी भयानक क्षमता क्यों रखता है? इसकी और कौन सी क्षमताओं को मैंने अभी तक नहीं खोजा है? बेशक सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यह मेरे पास क्यों है। आरव ने सिर हिलाते हुए कड़वी हंसी हंसी। ऐसा नहीं था कि उसने अतीत में इन सब के बारे में कभी नहीं सोचा था, और इसके बजाय यह इसलिए था क्योंकि वह हर बार जब भी इसके बारे में सोचता था तो किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ रहता था। इस बार भी वही था। इसलिए जैसा कि वह हमेशा कहता था, जब तक सूक्ष्म भंवर उसे नुकसान नहीं पहुंचाता तब तक सब ठीक है। अपने विचारों को सीधा करने के बाद आरव खड़ा हुआ और अपने दिल में एक बुलावा जारी किया। एक बैंगनी रोशनी की किरण चमकी और बैंगनी मिंक उसके सामने प्रकट हुआ। छोटे साथी, क्या तुम्हारे पास अन्य क्षमताएं हैं? आरव ने पूछा। हर बार जब छोटे साथी की साधना में उन्नति होती थी तो उसे कुछ नई क्षमताएं मिलती थीं, और यही कारण था कि आरव ने ऐसा सवाल पूछा था। बैंगनी मिंक ने पलकें झपकाईं, एक पल के लिए सोचा, और फिर उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। उसके बाद उसने अपने छोटे से पंजे को आरव की ओर हिलाया। कोई बैंगनी रोशनी नहीं चमकी, या यह कहा जाना चाहिए कि ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी हुआ ही नहीं। हालांकि आरव वहीं पर स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसने आश्चर्य से देखा कि उसके हाथ में मौजूद अदृश्य तलवार और उसके पहने हुए अनंतकोश अंगूठी गायब हो गए थे। आरव ने एक घूंट लार निगला और कहा, छोटे साथी, तुमने उनके साथ क्या किया? बैंगनी मिंक ने पलकें झपकाईं, और फिर उसने अपने पंजे को एक बार फिर हिलाया। अदृश्य तलवार और अनंतकोश अंगूठी तुरंत आरव के सामने प्रकट हो गए, और उन्हें हवा से प्रकट होते देख आरव एक बार फिर स्तब्ध रह गया, क्योंकि वह बिल्कुल भी पता लगाने में असमर्थ था कि वे वहां कैसे प्रकट हुए थे। अगर अपराधी ठीक उसके सामने नहीं होता तो वह बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता कि ऐसा कुछ वास्तव में संभव था, क्योंकि चाहे वह अदृश्य तलवार हो या अनंतकोश अंगूठी, उन पर उसकी आत्मिक छाप का एक निशान था। हालांकि आरव ने स्पष्ट रूप से महसूस किया था कि उनके गायब होते ही आत्मिक छाप भी गायब हो गई थी। क्या यह थोड़ा बहुत भयानक नहीं है? अगर छोटा साथी किसी और के साथ होता और मेरे साथ ऐसा करता तो? जब उसने यहाँ तक सोचा,
तो आरव को पसीना आ गया। तुम्हारे पास और कौन सी नई क्षमताएं हैं? आरव ने अपने दिल के आश्चर्य को दबाया और जारी रखा। बैंगनी मिंक ने एक पल के लिए सोचा और फिर उसे अपने छोटे पंजे को फिर से हिलाने में देर नहीं लगी। इस बार आरव के सामने एक बैंगनी रंग की ऊर्जा तलवार दिखाई दी और फिर छोटे साथी ने आरव की हैरान आंखों के नीचे तेजी से अपने पंजे हिलाना शुरू कर दिया, जिससे यहाँ एक बेहद अजीब दृश्य दिखाई दिया। बैंगनी ऊर्जा तलवार मूल रूप से आरव के सामने थी। हालांकि छोटे साथी के पंजे के एक झटके के साथ वह अगले ही पल आरव के पीछे दिखाई दी। उसके बाद उसके पंजे के एक और झटके ने तलवार को सीधे आरव के ऊपर दिखाई दिया। अगले झटके ने इसे आरव के बाईं ओर दिखाई दिया। बस इसी तरह बैंगनी ऊर्जा तलवार लगातार स्थिति बदलती रही और इसने आरव के दिमाग को हिलाकर रख दिया। आरव ने हमेशा सोचा था कि उसकी तलवार नियंत्रण तकनीक बेहद रहस्यमय और तेज थी, लेकिन जब इसकी तुलना छोटे साथी की इस तकनीक से की गई तो उसने आखिरकार देखा कि उसकी तलवार नियंत्रण तकनीक बस अत्यंत कमजोर थी। अगर यह गति की तुलना थी तो छोटे साथी की तकनीक ने तलवार नियंत्रण तकनीक की गति को पूरी तरह से कुचल दिया। अगर यह शक्ति की तुलना थी तो तलवार नियंत्रण तकनीक की शक्ति बैंगनी ऊर्जा तलवार से बिल्कुल हीन थी जब तक कि इसे तलवार इंटेंट द्वारा बढ़ाया न जाए। बेशक इस क्षमता का सबसे भयानक हिस्सा वह ऊर्जा तलवारें थीं जो कहीं से भी प्रकट हो सकती थीं, क्योंकि उनसे सावधानी बरतना वास्तव में असंभव था। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। शायद अद्वय को भी अगर ऐसी ऊर्जा तलवारों से निपटना पड़ता तो उसे बेहद सिरदर्द होता। ठीक इसी क्षण बैंगनी मिंक ने फिर से अपने छोटे पंजे हिलाना शुरू कर दिया और फिर लगभग 100 बैंगनी ऊर्जा तलवारें आरव के सामने प्रकट हुईं। उसके बाद उन्होंने आरव की हैरान अभिव्यक्ति के साथ आकाश में फड़फड़ाना शुरू कर दिया। इसके अलावा 100 ऊर्जा तलवारों के आकाश में चमकने का दृश्य बस आरव की रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। बैंगनी मिंक इसका बहुत अधिक आनंद ले रहा था और वह लगातार अपने छोटे पंजे हिला रहा था। इसके अलावा जैसे ही उसने अपने पंजे हिलाए, आकाश में 100 ऊर्जा तलवारों ने सभी प्रकार के अजीब तलवार संरचनाएं बनाना शुरू कर दिया। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन ऊर्जा तलवारों को ट्रैक करना असंभव था। उदाहरण के लिए उन्होंने पहले एक चौकोर आकार की तलवार संरचना बनाई थी, लेकिन वे अगले ही पल गोल आकार की तलवार संरचना में तुरंत बदल जाएंगे। हाँ, यह एक सीधा परिवर्तन था और इसमें कोई प्रक्रिया नहीं थी। आरव जानता था कि छोटा साथी उसकी तलवार नियंत्रण तकनीक की तलवार संरचनाओं की नकल कर रहा था और अगर इसकी शक्ति को नजरअंदाज कर दिया जाए तो हमले का यह चौंकाने वाला तरीका उसकी तलवार नियंत्रण तकनीक की तलवार संरचना से पूरी तरह से बेहतर था। जिस चौंकाने वाली गति से यह परिवर्तित और चलता था वह शायद ऐसी चीज थी जिसे आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ भी टालने में असमर्थ थे। वास्तव में दैत्य इलाका के दिव्य मिंक दल के योग्य है। भले ही तुम अभी भी एक किशोर अवस्था में हो, लेकिन तुम्हारे पास पहले से ही ऐसी चौंकाने वाली दिव्य तकनीकें हैं। ठीक इसी क्षण वज्रगरुड़ के ऊपर से अचानक एक आह गूंजी। आरव की अभिव्यक्ति बदल गई। कोई वास्तव में यहाँ आ गया है। और बैंगनी मिंक वास्तव में इस व्यक्ति के प्रकट होने को पहचानने में असमर्थ था। ऐसी शक्ति है। जब उसने यहाँ तक सोचा तो आरव ऐसा लग रहा था जैसे वह एक महान दुश्मन के सामने हो और उसकी हथेली के एक पलट के साथ तलवार उसके हाथ में प्रकट हुई। उसी समय उसके शरीर के भीतर की गूढ़ ऊर्जा हिंसक रूप से उछलने लगी। इस क्षण बैंगनी मिंक ने अपने पंजे हिलाना बंद कर दिया था और वह लगातार पलकें झपका रहा था, क्योंकि वह चारों ओर देख रहा था जैसे वह कह रहा हो,
मैं इस व्यक्ति को क्यों नहीं पहचान पा रहा हूं? ठीक इसी क्षण एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अचानक वज्रगरुड़ पर प्रकट हुआ। जब आरव ने इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा तो उसने तुरंत राहत की सांस ली, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि वही मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जिसने उसे उस दिन एक कमांड टोकन दिया था और जब वह फ्री हो तो उसे डार्कबिस्ट साम्राज्य आने के लिए कहा था। ठीक इसी क्षण हवा में 100 बैंगनी ऊर्जा तलवारें अचानक वहीं पर गायब हो गईं। अगले ही पल वे पहले ही मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के सामने प्रकट हो चुकी थीं। जाहिर है छोटे साथी ने हमला शुरू कर दिया था, क्योंकि मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का अचानक प्रकट होना छोटे साथी को नापसंद था। आरव इस दृश्य को देखकर तुरंत अपने दिल में सतर्क हो गया। ठीक जब वह कार्य करने वाला था तो मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, रुक जाओ। जैसे ही मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की आवाज उसके होठों से निकली, 100 ऊर्जा तलवारें अचानक और अजीब तरह से हवा में रुक गईं, जैसे कि समय रुक गया हो। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। बैंगनी मिंक की आंखें चौड़ी खुली थीं। वह सामने खड़े अधेड़ उम्र के व्यक्ति को घूर रहा था। जाहिर तौर पर वह इस व्यक्ति की क्षमताओं से हैरान था। आरव भी स्तब्ध था। अतीत में वह जानता था कि इस रहस्यमय अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ताकत अत्यंत दुर्जेय है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इस व्यक्ति की ताकत वास्तव में इस हद तक भयानक होगी। क्योंकि अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने शुरू से कुछ नहीं किया था और उसने केवल एक सपाट लहजे में रुक जाओ शब्द कहा था। उसके बाद छोटे साथी द्वारा नियंत्रित 100 भयानक बैंगनी ऊर्जा तलवारों को बस वहीं रोक दिया गया। यह कैसी क्षमता है? इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पास वास्तव में किस तरह की ताकत है? क्या वह आत्मोन्नति स्तर पर है या शायद राजसिंहासन स्तर? आरव ने अपने दिल में सदमे और सवालों को दबाया और कहा, वरिष्ठ, हम फिर से मिलते हैं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कान दी और फिर उसके सामने की ऊर्जा तलवारें सीधे गायब हो गईं, जैसे कि वे कभी थीं ही नहीं। इससे आरव और भी हैरान हो गया। आरव ने अपने दिल में कहा, इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ताकत निश्चित रूप से मदांध साधु और तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज से कम नहीं है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आंखों में आरव को देखकर एक हल्की सी हैरानी झलक उठी और फिर उसने कहा, तलवार इंटेंट का चौथा स्तर, पहले दिव्य स्तर के 9वें रैंक का शिखर, एक आत्मिक स्तर डार्कबिस्ट के बराबर, एक शारीरिक शरीर और यहाँ तक कि प्रबुद्ध तलवार हृदय भी। इंसान के बच्चे, तुमने मुझे सच में चकित कर दिया है। आरव ने सिर हिलाया और इसका जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने कहा, मुझे आश्चर्य है कि वरिष्ठ इस बार यहाँ क्यों आए हैं। उससे मिलने अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बैंगनी मिंक को देखा, जबकि उसकी आंखों में एक जटिल अभिव्यक्ति झलक उठी। उसने कहा, जैसा कि उम्मीद थी, जो स्वर्ग का प्रिय है। इतनी कम उम्र में तुम पहले ही आधे आत्मिक स्तर में हो और तुम्हारे पास ऐसी रहस्यमय जन्मजात स्थानिक क्षमताएं भी हैं। क्या यह तुम्हारे ब्लडलाइन के कारण है? यह वास्तव में ईर्ष्या का कारण है। बैंगनी मिंक ने पलक झपकाई और कुछ नहीं कहा। अधेड़ उम्र का व्यक्ति कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह लंबे समय तक हिचकिचाता रहा और अंत में नहीं बोला। उसने केवल एक गहरी आह भरी और उसमें निहित लाचारी और अनिच्छा को आरव भी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। जब उसने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को इस तरह से काम करते देखा तो आरव ने अपने मन में हिसाब लगाना शुरू कर दिया। इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ताकत निश्चित रूप से मदांध साधु और स्थापना पूर्वज से कम नहीं है। यदि मैं ऐसे विशेषज्ञ के साथ संबंध बनाने या उसे मुझ पर उपकार करने में सक्षम होता हूं, तो भविष्य में जब मुझे पुष्प महल का सामना करना पड़ेगा तो मेरे पास एक और तुरुप का पत्ता और अधिक आत्मविश्वास होगा। जब उसने यहाँ तक सोचा,
आरव ने हिचकिचाना बंद कर दिया और तुरंत फैसला किया और कहा, वरिष्ठ, मैं मानता हूं कि आप छोटे साथी से केवल मिलने के लिए दूसरी बार नहीं आए हैं, है ना? जब वह यहां तक बोला तो आरव एक पल के लिए रुका और फिर जारी रखा, अगर वरिष्ठ को हमारी सहायता की जरूरत है तो जब तक यह हमारी क्षमता के भीतर है, मैं और छोटा साथी दोनों कोशिश कर सकते हैं। जब अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने यह सुना तो उसकी आंखों में एक चमकदार रोशनी कौंध गई और उसने हल्के उत्साह के साथ कहा, क्या तुम गंभीर हो? जब उसने बोलना समाप्त किया तो उसने जारी रखा, क्या तुम उसका प्रतिनिधित्व कर सकते हो? आरव मुस्कुराया और फिर उसने बैंगनी मिंक को देखा और बैंगनी मिंक झट से आरव के कंधे पर आ गया और फिर उसने बेहद अंतरंग तरीके से आरव के कान को अपने छोटे पंजों से रगड़ा। जब उसने यह दृश्य देखा तो अधेड़ उम्र के व्यक्ति की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और फिर उसने आरव को गहराई से देखा और फिर उसने बैंगनी मिंक को देखा और फिर उसने कहा, इंसान के बच्चे, तुम वास्तव में मुझे अपने बारे में अधिक से अधिक जिज्ञासु बना रहे हो। मुझे बताओ, तुम्हारी शर्तें क्या हैं? आरव ने सिर हिलाया और कहा, सबसे अच्छा होगा अगर वरिष्ठ हमें पहले बताए कि आपको हमसे क्या चाहिए। वह मूर्ख नहीं था। अगर अधेड़ उम्र का व्यक्ति उसे और छोटे साथी को कुछ स्वर्गविरुद्ध काम करने के लिए कहता तो क्या वह मौत को दावत नहीं दे रहा होता? कितना चौकस इंसान! अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम दोनों से ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहूंगा जो तुम्हारी क्षमताओं के दायरे से बाहर हो। मैं केवल यह पूछना चाहता हूं कि यह दक्षिणी क्षेत्र में कैसे आया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बैंगनी मिंक को देखा। आरव ने भौं सिकोड़ी। स्वाभाविक रूप से उसे विश्वास नहीं हुआ कि अधेड़ उम्र का व्यक्ति केवल यह पूछने के लिए उन्हें खोजने आया था। लंबे समय तक गहरी सोच के बाद आरव ने हल्के से कहा, वरिष्ठ, यह शायद आपके उद्देश्य की पूरी सीमा नहीं है ना? बुद्धिमान इंसान! अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कान दी और फिर उसने बैंगनी मिंक को देखा और एक गंभीर अभिव्यक्ति प्रकट की जब उसने कहा, ऐसी परिस्थितियों में जहां किसी विशेषज्ञ ने मुहर को कमजोर नहीं किया है, इसे दक्षिणी क्षेत्र में प्रकट नहीं होना चाहिए और नहीं हो सकता है। हालांकि समस्या यह है कि यह यहाँ प्रकट हुआ है। दूसरे शब्दों में, मुहरों को पार करने के अलावा एक और तरीका है जिसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से जाने के लिए किया जा सकता है। वरिष्ठ के पास जो ताकत है उसके साथ मुहरों को पार करना शायद मुश्किल नहीं होगा, है ना? आरव ने पूछा। यह मुश्किल नहीं है, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। हालांकि अगर मैं दक्षिणी क्षेत्र छोड़ देता हूं तो मेरे डार्क बिस्ट साम्राज्य को शायद इंसानों द्वारा तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा मुझे निकट भविष्य में दैवमार्ग को पार करने की कोशिश करनी होगी और चाहे मैं सफल हों या विफल, मैं फिर से दक्षिणी क्षेत्र में प्रकट नहीं हो पाऊंगा। उस समय मेरे डार्क बिस्ट साम्राज्य में अनगिनत डार्क बिस्टों को शायद इंसानों द्वारा गुलाम बना लिया जाएगा। आरव ने आश्चर्य से कहा, वरिष्ठ का इरादा सभी डार्क बिस्टों को डार्क बिस्ट साम्राज्य से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का है? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, भले ही डार्क बिस्ट और इंसान अभी सामंजस्य में रह रहे हों, इंसान भविष्य में निश्चित रूप से मेरी डार्क बिस्ट जाति के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इंसानों के लालची स्वभाव के साथ वे हमारे पास मौजूद आंतरिक कोर और महापर्वत श्रृंखला के भीतर अनगिनत प्राकृतिक खजानों से कैसे लुभाए नहीं जाएंगे। वे निश्चित रूप से मेरी डार्क बिस्ट जाति के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने अब तक ऐसा क्यों नहीं किया है? इसका कारण मेरी उपस्थिति है। लेकिन एक बार जब मैं चला गया तो महापर्वत श्रृंखला शायद इंसानों का पिछवाड़ा बन जाएगा। आरव यह सुनकर कड़वाहट से मुस्कुराया। भले ही वह भी एक इंसान था, लेकिन उसे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि यह रहस्यमय अधेड़ उम्र का व्यक्ति तर्कसंगत था।
क्योंकि महापर्वत श्रृंखला के भीतर स्वर्ग और पृथ्वी के अनगिनत प्राकृतिक खजानों और डार्क बिस्ट साम्राज्य से डार्क बिस्टों के आंतरिक कोर से कौन लुभाया नहीं जाएगा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम दोनों मेरी डार्क बिस्ट जाति को दूसरे क्षेत्रों में, हाँ सबसे अच्छा है अगर वह दैत्य इलाका हो, ले जा सकते हो। लेकिन अगर तुम यह पूरा करने में सक्षम हो तो यह सम्राट किसी भी चीज के लिए सहमत होगा। जब उसने यह सम्राट शब्द सुना तो आरव की पलकें फड़क उठीं और उसने कहा, वरिष्ठ डार्क बिस्ट साम्राज्य के बिस्ट सम्राट हैं? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, हम डार्क बिस्ट तुम इंसानों की तरह अपने वचन से नहीं फिरते। मैं निश्चित रूप से वैसा ही करूंगा जैसा मैंने कहा है। जब उसने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को अपनी कल्पना को स्वीकार करते हुए सुना तो आरव तुरंत हैरान रह गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ताकत इतनी भयानक थी। तो वह वास्तव में महापर्वत श्रृंखला का मालिक है। हैरान महसूस करने के बाद आरव उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका, क्योंकि अगर छोटा साथी अधेड़ उम्र के व्यक्ति की मदद करने में सक्षम था तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि बिस्ट सम्राट उस पर एक बहुत बड़ा उपकार करेगा। जब उसने यहां तक सोचा तो आरव बैंगनी मिंक को देखने के लिए मुड़ा। हालांकि बैंगनी मिंक ने उन्हें वास्तविकता में वापस ला दिया, क्योंकि उसने उनकी नजरों के सामने अपना छोटा सिर हिलाया, यह प्रदर्शित करने के लिए कि वह इसे पूरा करने में असमर्थ था। जब उसने बैंगनी मिंक को अपना सिर हिलाते हुए देखा तो बिस्ट सम्राट की आंखों में निराशा की एक झलक कौंध गई जिसे छिपाना असंभव था, और फिर उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया, क्या यह हो सकता है कि स्वर्ग वास्तव में मेरी डार्क बिस्ट जाति को बर्बाद करना चाहता है? आरव ने भौं सिकोड़ी। वह कुछ देर गहरे विचार में डूबा रहा और फिर हल्के से कहा, छोटे साथी तुम यहाँ कैसे पहुंचे? जब उसने आरव को सुना तो बिस्ट सम्राट ने भी बैंगनी मिंक को देखा। जाहिर है वह भी जवाब जानना चाहता था। जब उसने आरव को सुना तो बैंगनी मिंक का छोटा चेहरा तुरंत लाल हो गया और फिर उसकी आंखें तुरंत घूमने लगीं। जाहिर है वह इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था। आरव ने छोटे साथी का सिर सहलाया और कहा, खेलना बंद करो, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बैंगनी मिंक ने अपना चेहरा सिकोड़ लिया और फिर उसने अपने छोटे पंजों को हिलाना शुरू कर दिया। बातचीत की एक अवधि के बाद आरव को आखिरकार समझ में आ गया कि बैंगनी मिंक दक्षिणी क्षेत्र में क्यों प्रकट हुआ था। इसका कारण वास्तव में यह था कि वह चंचल था। सामान्य विचार यह था कि उसके कबीले में दैत्य इलाका में एक लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई के कारण उसके कबीले में एक रहस्यमय टेलीपोर्टेशन भंवर प्रकट हुआ था। बैंगनी मिंक जिज्ञासु और चंचल था, इसलिए जब उसके प्रियजन ध्यान नहीं दे रहे थे तो वह टेलीपोर्टेशन भंवर में प्रवेश कर गया। उसके बाद जब वह एक बार फिर प्रकट हुआ तो वह इस अपरिचित जगह दक्षिणी क्षेत्र में था। आरव को यह समझने के बाद कि छोटे साथी का क्या मतलब था, उसे हंसी आए या वह रोए, यह समझ नहीं आया। इस छोटे साथी ने वास्तव में एक टेलीपोर्टेशन भंवर में प्रवेश करने की हिम्मत की। टेलीपोर्टेशन भंवर इतने खतरनाक होते हैं कि शायद एक आत्मोन्नति स्तर का विशेषज्ञ भी सहजता से एक टेलीपोर्टेशन भंवर में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करेगा। बिस्ट सम्राट ने भी सिर हिलाया और मुस्कुराया। जाहिर है उसने उम्मीद नहीं की थी कि छोटा साथी इस तरह से दक्षिणी क्षेत्र में आ गया होगा। वह भी एक टेलीपोर्टेशन भंवर बना सकता था, लेकिन क्या कोई उसमें प्रवेश करने की हिम्मत करेगा? वह उन खतरों और आतंक से स्पष्ट रूप से अवगत था जो टेलीपोर्टेशन भंवरों के भीतर निवास करते थे, और जरा सी भी गलती से एक आत्मोन्नति स्तर का विशेषज्ञ भी तुरंत टुकड़ों में फट सकता था। भले ही कोई सौभाग्य से बच जाए, कौन जानता था कि टेलीपोर्टेशन भंवर द्वारा उसे कहां टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा।
संक्षेप में, उसकी डार्क बिस्ट जाति को स्थानांतरित करने की उसकी इच्छाएं विफलता में समाप्त हो गई थीं, ऐसा कहा जा सकता है। बिस्ट सम्राट ने अपने चेहरे पर एक लाचार अभिव्यक्ति के साथ सिर हिलाया और वह बस जाने ही वाला था। हालांकि ठीक इसी समय बैंगनी मिंक अचानक बिस्ट सम्राट की ओर झपट पड़ा और फिर अनगिनत तरंगें बिस्ट सम्राट की ओर तैरीं। उसके बाद बिस्ट सम्राट की आंखें धीरे धीरे चौड़ी होती गईं। एक छोटे से पल के बाद बिस्ट सम्राट ने आरव को देखा। उसने आरव को थोड़ी देर तक देखा, इससे पहले कि उसने एक बार फिर बैंगनी मिंक को देखा, और फिर उसने कहा, मुझे तुम पर विश्वास है, क्योंकि जब से तुमने उसे चुना है तो वह बिल्कुल भी साधारण व्यक्ति नहीं है। जब उसने यहां तक बोला तो बिस्ट सम्राट ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर कहा, क्या मेरी डार्क बिस्ट जाति दैत्य इलाका में तुम्हारे कबीले की जागीरदार बन सकती है? दैत्य इलाका में अनगिनत दुर्जय दैत्य जंतु कबीले थे, और ये दैत्य जंतु कबीले बिल्कुल भी ऐसी इकाइयां नहीं थीं जिनकी डार्क बिस्ट साम्राज्य के डार्क बिस्ट तुलना कर सकें। अगर डार्क बिस्ट किसी समर्थन के बिना जल्दबाजी में दैत्य इलाका में प्रवेश करते हैं तो वे निश्चित रूप से उन दैत्य जंतु कबीलों के गुलाम बन जाएंगे। अगर ऐसा था तो क्या एक दुर्जय दैत्य जंतु कबीले की जागीरदार बनने की पहल करना बेहतर नहीं होगा? भले ही वे केवल एक जागीरदार होंगे, लेकिन उनकी गरिमा होगी। इस बार बैंगनी मिंक शांत हो गया। अगर यह उसकी राय या उसके कबीले के उन पुराने साथियों की राय के अनुसार होता तो यह बिल्कुल असंभव था, क्योंकि इन डार्क बिस्टों की ब्लड लाइन बहुत निम्न थी। एक निम्न ब्लड लाइन यह दर्शाता है कि इन डार्क बिस्टों में कम क्षमता है, और कम क्षमता यह दर्शाती है कि भविष्य में उनकी उपलब्धियां कम होंगी। सीधे शब्दों में कहें, इन डार्क बिस्टों को दक्षिणी क्षेत्र से अपने कबीले की जागीरदार के रूप में लेना थोड़ा शर्मनाक था। बैंगनी मिंक ने इनकार क्यों नहीं किया, इसका कारण यह था कि वह जानता था कि ये डार्क बिस्ट और यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति आरव के लिए क्या मायने रखते थे। आरव की ताकत वास्तव में बहुत कमजोर थी, और ये डार्क बिस्ट और यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति आरव की मदद करने में सक्षम थे। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।